हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ डीके में। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं सुपर टेट एग्जाम 2026 को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा सुपर टेट एग्जाम 2019 में यहाँ पर संपन्न हुआ था। यहाँ पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं उसके क्वेश्चन पेपर के बारे में, जिसमें कि किस प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे गए थे और आगे आने वाली टेट एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर लगभग 40 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं संपूर्ण व्याख्या के साथ। इसमें 20 प्रश्न आपके होंगे हिंदी के, 10 प्रश्न संस्कृत के और 10 मिलेंगे आपको अंग्रेजी के। तो बने रहिए अंत तक और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। यहाँ पर कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, यहाँ आपको बताना था संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या फिर अव्यय। तो कृदंत प्रत्यय हमेशा क्रिया या धातु के अंत में जुड़कर क्या करते हैं, नए शब्दों का निर्माण करते हैं और इन प्रत्ययों से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं ना। जैसे कि लिख हमारी क्रिया हो गई और उसमें आवट प्रत्यय के लगाने से क्या बन जाएगा, हमारा लिखावट बनेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर तीसरा है ना। कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ते हैं ना। चलिए, अगला जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है, वैज्ञानिक, व्याकरण, बहुज्ञ या फिर शास्त्रज्ञ। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा। व्याकरण का ज्ञाता या जिसे व्याकरण का अच्छी तरह से ज्ञान हो उसे व्याकरण कहा जाता है ना। जैसे कि महर्षि पाणिनि संस्कृत के एक महान व्याकरण थे और ठीक वैसे ही वैज्ञानिक विज्ञान का ज्ञाता होता है और शास्त्रज्ञ शास्त्रों का ज्ञाता होता है। यहाँ भी आपको याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर बाल मुकुंद गुप्त। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने वर्ष 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्यभार संभाला था और इसे हिंदी साहित्य की एक युगांतरकारी पत्रिका बना दिया। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए, अगला जो प्रश्न है हमारा, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ मैथिली शरण गुप्त को, सुमित्रा नंदन पंत को, अयोध्या सिंह उपाध्याय को या फिर रामधारी सिंह जी दिनकर को। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत को उनकी प्रसिद्ध काव्य कृति चिदम्बरा के लिए वर्ष 1968 में हिंदी भाषा का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था, है ना। और ये हमारे प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहलाते हैं, यहाँ भी आपको याद रखना है। चलिए, अगला जो प्रश्न है हमारा, महान शब्द में त्व प्रत्यय जुड़ने से शब्द बनेगा। यहाँ पर महान शब्द में त्व प्रत्यय के जुड़ने से क्या शब्द बनेगा, महनी, महत्ता, महत्व या फिर महती। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा महत्व। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा राइट आंसर होगा। महान में त्व प्रत्यय के लगने पर महत्व शब्द बनता है, जो कि एक भाववाचक संज्ञा है ना। वर्तनी की दृष्टि से इसमें दो आधेता आते हैं ना। यहाँ पर महत्व जो लिखा है इसमें दो आधेता आते हैं। चलिए, अगला जो प्रश्न है हमारा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी थी। बीज वपन काल, आदिकाल, वीरगाथा काल या फिर चारण काल। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला, बीज वपन काल, है ना। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को बीज वपन काल कहा है ना, क्योंकि इस समय हिंदी साहित्य के बीजों का वपन या फिर बुआई हो रही थी, है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल कहा है। यहाँ भी आपको याद रखना है। चलिए, अगला जो प्रश्न है हमारा, हिंदी शब्द की किस भाषा से लिया गया है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है, संस्कृत भाषा, फारसी भाषा, हिंदी भाषा या फिर अरबी भाषा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा, है ना। हिंदी शब्द फारसी भाषा से लिया गया है, फिर हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। प्राचीन काल में ईरानियों ने सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र को हिंद कहा, जिससे आगे चलकर हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई थी। चलिए, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। यहाँ पर तत्सम शब्द आपको बताना है। तो इनमें से तत्सम शब्द क्या है, आँख, पाँव, गांव या फिर ग्रह। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा। ग्रह एक तत्सम शब्द है ना, यानी संस्कृत का एक मूल शब्द है ग्रह, जिसका तद्भव रूप क्या होता है, घर होता है। और जो अन्य हमारे तीन विकल्प है, आँख, पाँव, गांव, ये तीनों क्या है, तद्भव शब्द है ना। और अगर इसका तत्सम रूप देखें तो क्या होगा, आँख का तत्सम हो जाएगा अक्षी, आँख का क्या होगा, इसका हो जाएगा अक्षी, पाव का हो जाएगा पाद और गांव का होता है ग्राम, है ना। चलिए, अगला जो प्रश्न है हमारा, यहाँ पर निर्देश दिया गया है, प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्प को छांटकर लिखिए। यहाँ पर गद्यांश आपको दिया गया है, इसमें से
9 एवं 10 जो 2 प्रश्न आपके दिए गए हैं, इनके आंसर गद्यांश में से आपको देना है। तो चलिए, गद्यांश कैसा था हमारा? हमारा जीवन पाखंड में बन गया है और हम इसके बिना नहीं रह सकते। अपने सार्वजनिक जीवन अथवा निजी जीवन में कहीं भी देखें, हम एक दूसरे को छलने की कला का खुलकर उपयोग करते हैं। इसके बावजूद यहाँ विश्वास करते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जिसकी उस अवसर पर कोई आवश्यकता नहीं होती। हम किसी भी बात को यहाँ जानते हुए कि वहाँ सही या सत्य नहीं है, लेकिन उसके प्रति निष्ठा या विश्वास इस तरह प्रकट करते हैं कि जैसे हमारे लिए वही एकमात्र सत्य है। हम सब यहाँ इसलिए सरलता से कर लेते हैं क्योंकि आज पाखंड एवं दिखावा हमारे जीवन का क्या बन गया है? अभिन्न अंग बन गया है। आज हम लोगों में से अधिकांश की स्थिति मुंह में कुछ और मन में कुछ और वाली बन गई है। तो ये जो गद्यांश था अंतर्गत आपको 2 प्रश्नों के यहाँ पर से आंसर देने हैं। हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया? भाषा को, पाखंड और दिखावे को, निष्ठा एवं विश्वास को, या फिर सरलता को? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा, पाखंड और दिखावे को हमने जीवन का अभिन्न अंग बना लिया है। अभी हमने गद्यांशों में पढ़ा था, आपने अगर ध्यान से सुना हो तो। चलिए, अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं? खुलकर, आवश्यकता अनुसार, पूरी निष्ठा से, या फिर सरलता से? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, छलने की जो प्रक्रिया है इसका हम पूरा खुलकर प्रयोग करते हैं ना। ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर होगा। गद्यांश की आरंभिक पंक्तियों में ही बताया गया था, यानी प्रारंभ में ही इसमें बताया गया था कि हम एक दूसरे को छलने की कला का खुलकर उपयोग करते हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला। चलिए, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, या फिर रूपक अलंकार? तो इसमें अलंकार हो जाएगा हमारा रूपक अलंकार, है ना। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी में रूपक अलंकार है ना। जब उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे या फिर अभेद या आरोप ना हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। यहाँ अंबर पर पनघट का, तारा पर घट का और उषा पर नागरी का अभेद आरोप किया गया है, इसलिए इसमें रूपक अलंकार है। चलिए, अगला जो प्रश्न है हमारा, यद्यपि सुजाति सुछलानी, सुभरन सरस सुव्रत, भूषण बिनु न विराजई, कविता बनिता मित्र। अलंकार को परिभाषित करने वाली उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की है? केशवदास की, बिहारी लाल की, सेनापति की, या फिर आचार्य दंडे की? तो यहाँ जो पंक्तियां हैं हमारे केशवदास जी की ना, ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर होगा। ये पंक्तियां प्रसिद्ध रीतिकालीन कवि आचार्य केशवदास जी की है ना। उन्होंने अपनी रचना कवि प्रिया में अलंकार का महत्व बताते हुए कहा है कि जिस प्रकार आभूषण के बिना स्त्री सुंदर नहीं लगती, उसी प्रकार अलंकार के बिना कविता शोभा नहीं देती। चलिए, अगला जो प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है? वीणा पाणी, भारती, वाग्देवी, या फिर जानवी? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा, जानवी गंगा नदी का पर्यायवाची है ना। जानवी किसका पर्यायवाची? गंगा नदी का पर्यायवाची है, जबकि वीणा पाणी, भारती और वाग्देवी है ना, शारदा, हंसवाहिनी आदि माँ सरस्वती के पर्यायवाची शब्द है। चलिए, अगला जो प्रश्न है हमारा, मैं, हम, तुम आदि शब्द है संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, या फिर पुरुषवाचक सर्वनाम? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, मैं, हम, तुम, तू और तुम, ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम है ना। जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं ना। मैं और हम किस में आते हैं? उत्तम पुरुष में आते हैं। तू और तुम मध्यम पुरुष में आते हैं, है ना। चलिए, अगला जो प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से आपको बताना है कि महाप्राण व्यंजन कौन से हैं। कचट तप, ख छ ठ तप, गजड़ दप, या र लावा? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा, ख छ ठ थ प, है ना। ये सभी महाप्राण व्यंजन है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास या फिर वायु हम बोल सकते हैं अधिक मात्रा में निकलती है, वे महाप्राण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण हमारा क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण हमारा महाप्राण वर्ण होता है, और वो सब इनके अंतर्गत हमारे उष्म व्यंजन भी आते हैं, श श श ह, है ना। ये सभी महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। चलिए, अगला जो प्रश्न है हमारा, जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है? द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, या फिर बहुब्रीहि समास?
तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा द्विगु समास, है ना। जिस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो और वहाँ किसी समूह या समाहार का बोध कराए उसे द्विगु समास कहते हैं, है ना। जैसे कि नवरत्न हम ले सकते हैं, नवरत्न यानी 9 रत्नों का समूह, चौराहा 4 राहों का समूह, है ना। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर पहला। जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो वहाँ द्विगु समास होता है। अगला जो प्रश्न है हमारा, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, है अस्थि शेष, तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, है चिर पुराण, है चिर नवीन, है ना। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ। यहाँ पर जो पंक्तियां दे रखी है इनमें कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ यहाँ आपको बताना है। विरोधाभास अलंकार, विशेषण, विपर्यय, मानवीकरण या फिर दृष्टांत अलंकार। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला, है ना, विरोधाभास अलंकार। जहाँ वास्तविक विरोध ना होने पर भी शब्दों में विरोध का आभास हो, है ना, क्या हो, जहाँ वास्तविक विरोध न होने पर भी शब्दों में विरोध का आभास हो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है ना। यहाँ महात्मा गांधी जी के लिए चीर पुराण यानी बहुत पुराना और चीर नवीन यानी एकदम नया जैसे परस्पर विरोधी शब्दों का एक साथ प्रयोग किया गया है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला। चलिए अगला जो प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से आपको योजक चिन्ह को बताना है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा, है ना। विकल्प तीसरे में जो दिया गया चिन्ह है ये हमारा योजक चिन्ह है। इसका प्रयोग 2 शब्दों को जोड़ने, युग्म शब्दों या फिर द्वंद्व समास में किया जाता है ना। यहाँ भी आपको याद रखना है, जैसे कि माता पिता के बीच में लगता है ना, दिन रात के बीच में लगता है, सुख और दुख के बीच में भी लगता है ना। चलिए अगला जो प्रश्न है हमारा, बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है। संज्ञा संवर्ग, विशेषण संवर्ग, सर्वनाम संवर्ग या फिर अव्यय संवर्ग। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा विशेषण संवर्ग, है ना, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा राइट आंसर होगा। बुद्धिमान शब्द किसी व्यक्ति या प्राणी की विशेषता या गुण बताता है। क्या बताता है, किसी व्यक्ति या प्राणी की विशेषता या फिर गुण बताता है, इसलिए यहाँ एक गुणवाचक विशेषण है। चलिए अगला और लास्ट प्रश्न है हमारा हिंदी का, कवि का स्त्रीलिंग है कवित्री, कवियत्री, कवियत्री या फिर कवियत्री। 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा, कवियत्री, है ना। कवि शब्द का शुद्ध स्त्रीलिंग रूप कवियत्री होता है। हिंदी व्याकरण और वर्तनी शुद्धि की दृष्टि से यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है ना, और हर एग्जाम में यहाँ पूछा जाता है। चलिए अगला टॉपिक है हमारा संस्कृत। यहाँ पर 10 प्रश्न आपसे पूछे गए थे हिंदी के 2019 में। सेले सेले न माणिक्यम, मौक्तिकम न गजे गजे, साधु न ही सर्वत्र, चंदनम न वने वने, अस्मिन् श्लोके सर्वत्र के न भवन्ति, मौक्तिकम, साधवो, माणिक्यम या फिर चंदनम। तो यहाँ पर पहले हम इसका अर्थ समझते हैं। सेले सेले ना माणिक्यम यानी हर पर्वत पर मणि नहीं होती, है ना। मोक्तिकम ना गजे गजे, हर हाथी के मस्तिष्क में मोती नहीं होता, है ना। साधुओं ना ही सर्वत्र, और जो सज्जन लोग हैं हमारे साधु लोग हर जगह नहीं होते। चंदनम न वने वने, और हर वन में चंदन नहीं होता। अतः श्लोक के अनुसार साधु लोग सर्वत्र नहीं होते या फिर सभी जगह पर नहीं होते। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा हमारा, साधु, है ना, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है, सूर्योदय पद में प्रयुक्त समास है। यहाँ पर सूर्योदय में आपको समास बताना है, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास या फिर अव्ययी भाव समास। तो सूर्योदय में समास है हमारा तत्पुरुष समास, है ना, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा राइट आंसर होगा। सूर्योदय का अगर समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, सूर्यस्य उदय, है ना, यानी सूर्य का उदय। यहाँ उत्तर पद क्या है, प्रधान है, और पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति यानी संबंध कारक का लोप हुआ है, इसलिए यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास है। चलिए अगला जो प्रश्न है, नीलो उत्पलम में कौन सा समास है, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास या फिर कर्मधारय समास। तो नीलो उत्पलम में कर्मधारय समास है ना, और इसका समास विग्रह क्या है, नीलम च तत् उत्पलम, है ना। जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद क्या होता है, विशेष्य होता है, वहाँ कर्मधारय समास होता है। और इसमें नीलोत्पलम में विशेषण पद क्या है हमारा, नीला, और उत्तर पद यानी विशेष्य क्या है हमारा, उत्पलम है, तो यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। चलिए अगला जो प्रश्न है हमारा, दास्यति क्रियापद में लकार है। यहाँ पर दास्यति में आपको लकार बताना है, लट लकार, लोट लकार, लट लकार या फिर विधिलिंग लकार। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा, दास्यति में लट लकार, है ना। दास्यति शब्द दा धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है ना, जिसका अर्थ होता है देगा, है ना। चलिए अगला जो प्रश्न है हमारा, उदयति सविता ताम्र एव अस्तमेति च, संपातो विपत्तो च, महता मेक रूपता, सविता कीदृशा उदयति, ताम्रः पीता नीला या फिर हरिता। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला,
ताम्रा, है ना। श्लोक की प्रथम पंक्ति में उदेति सविता ताम्रा के अनुसार सूर्य उदित होते समय भी ताम्र वर्ण यानी लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल ही होता है। इस प्रकार महान पुरुष संपत्ति और विपत्ति में एक समान रहते हैं, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला। चलिए, पितृश्वशा का अर्थ है बुआ, चाची, ताई या फिर मौसी। तो पितृश्वशा का अर्थ होता है बुआ, है ना। और ठीक वैसे ही चाची को क्या कहते हैं, पितृव्यपत्नी। क्या कहते हैं, पितृव्यपत्नी। और मौसी को मातृश्वशा कहा जाता है। चलिए, अगला जो प्रश्न है हमारा, गम धातु रट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। गमिष्यतः, गमिष्यथा, गमिष्यत या फिर गमिष्यावः। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा, गमिष्यत, है ना। गम यानी गम हमारी क्या है, धातु है ना। गम धातु के रट लकार में मध्यम पुरुष के रूप क्रमशः इस प्रकार चलते हैं। कैसे चलते हैं, गमिष्यसि एक वचन में चलता है, गमिष्यथा का इसमें हो जाएगा द्विवचन में हो जाएगा, और गमिष्यत यानी बहुवचन में हो जाएगा। अतः यहाँ पर बहुवचन आपसे पूछा गया था, तो गम धातु रट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा हमारा, गमिष्यत, है ना। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा राइट आंसर होगा। चलिए, अगला जो प्रश्न है हमारा, माहेश्वर सूत्रों की संख्या है 14, 13, 15 या फिर 10। तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है हमारी, 14, है ना। ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर होगा। संस्कृत व्याकरण का मुख्य आधार 14 माहेश्वर सूत्र है ना। संस्कृत की व्याकरण है, उसका मुख्य आधार क्या है, 14 माहेश्वर सूत्र है। जैसे कि आई, उणा, रलक आदि। मान्यता है कि महर्षि पाणिनि को ये 14 सूत्र भगवान शिव के डमरू वादन से प्राप्त हुए थे ना। भगवान शिव के डमरू बजाने से प्राप्त हुए थे, जिनसे प्रत्याहारों का क्या होता है, निर्माण होता है। अगला जो प्रश्न है हमारा, गह पद में विभक्ति वचन है। प्रथमा बहुवचन, द्वितीय बहुवचन, पंचमी एक वचन या फिर सप्तमी एक वचन। तो गह पद में द्वितीय विभक्ति बहुवचन होगा, है ना। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा राइट आंसर होगा। इसके जो रूप है द्वितीय विभक्ति बहुवचन, द्वितीय विभक्ति में एक वचन में क्या बनेगा, गाम बनेगा, और द्विवचन में गवो बनेगा, और बहुवचन में बनेगा हमारा गह, जो दे रखा है ना। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए, अगला और लास्ट प्रश्न है हमारा संस्कृत का, हसंती पद में प्रत्यय है। कितने प्रत्यय, कत प्रत्यय, सत्र प्रत्यय या फिर ल्यूट प्रत्यय। तो हसंती पद में सत्र प्रत्यय ना। हसंती पद में हस धातु के साथ क्या लगा हुआ है, सत्र प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। यहाँ प्रत्यय वर्तमान काल के अर्थ में लगता है ना। और स्त्रीलिंग में इसका रूप क्या बनता है, हसंती बनता है, और पुल्लिंग में अगर बनता है तो हसन बनता है ना। चलिए, अगला जो पोर्शन है हमारा इंग्लिश, है ना। इंग्लिश के यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, है ना। यहाँ पर डायरेक्शन दे रखा है आपको। क्वेश्चन नंबर 31 से 32, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, है ना। यहाँ पर पैसेज के अंतर्गत आपको आंसर देने हैं 31 और 32 का। तो चलिए देखते हैं पैसेज को। पॉवर्टी इज़ बैड, है ना, गरीबी बुरी है। बट देयर इज़ अ क्योर, बट इसका जो इलाज है वह क्या है, संभव है। इकोनॉमिक्स इज नॉट अबाउट आइडियोलॉजी, अर्थशास्त्र केवल विचारधारा के बारे में नहीं है। द ट्री ऑफ आइडियोलॉजी हैज़ नेवर बॉर्न एनी फ्रूट, विचारधारा के पेड़ ने कभी कोई फल नहीं दिया है। इकोनॉमिक्स इज अबाउट प्रैक्टिकल पॉलिसीज, है ना। जो हमारा इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र है, यहाँ व्यवहारिक नीतियों के बारे में है। इंडिया हैज़ ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, भारत के पास आर्थिक विकास के लिए अपार अवसर है। इफ़ वी मेक यूज़ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटीज़, यदि हम, है ना, यदि हम इन अवसरों का सही उपयोग करें तो वी कैन अचीव रिपाइड ग्रोथ, यदि हम इन अवसरों का सही प्रयोग करें तो हम तेज विकास को प्राप्त कर सकते हैं ना। वी कैन अचीव रिपाइड ग्रोथ, यदि हम इन अवसरों का सही से प्रयोग करें तो हम तेज विकास को यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज आर इंडियाज ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ एंड दे कैन नेवर बी डिप्लेटेड, मानव संसाधन भारत की सबसे बड़ी शक्ति है और वे कभी समाप्त नहीं हो सकते, है ना। चलिए, तो यहाँ था हमारा पैसेज। इसके अंतर्गत आपको 2 प्रश्नों के यहाँ से उत्तर देने थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग्स ऑफ द वर्ड डिप्लीट एज यूज्ड इन द पैसेज। यहाँ पर जो डिप्लीट पैसेज में यूज़ किया गया था इसका अपोजिट आपको बताना है। इसका अपोजिट यानी उल्टा क्या होगा, रीजनरेट, एम्प्टी, क्विंच या फिर इन्फ्लेट।
तो इसका जो अपोजिट है वहाँ हो जाएगा हमारा रीजनरेट, है ना। डिप्लीट यानी किसी चीज़ को कम करना या फिर खत्म कर देना, और उसका उल्टा रीजनरेट यानी क्या होता है, किसी चीज़ को उत्पन्न करना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला। चलिए अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर आइडियोलॉजी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। यहाँ पर आपको लेखक के अनुसार क्या करना है, लेखक के अनुसार अर्थशास्त्र के संदर्भ में विचारधारा आपको बताना है। इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सिडरेशन हैज़ बियरली यील्डेड एनी रिजल्ट, एज नॉट अ फ्यूटाइल कॉन्सिडरेशन हैज़ प्रूव्ड टू बी अ बेसिक रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा हमारा, हैज़ बियरली यील्डेड एनी रिजल्ट, यानी अर्थशास्त्र ने मुश्किल से ही कोई परिणाम दिया था, है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर एक सेंटेंस आपको दे रखा है, वन शुड लव रिक्त स्थान कंट्री। यहाँ पर क्या करना है, आपको सही प्रोनाउन से रिक्त स्थान की यहाँ पर पूर्ति करनी है ना। निम्नलिखित वाक्य में सही सर्वनाम से रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करनी है। और हमारा जो वाक्य है वहाँ क्या दे रखा है, वन शुड लव रिक्त स्थान कंट्री। इसमें क्या आएगा, हिज आएगा, हर आएगा, वंस आएगा या फिर माय आएगा। तो वन शुड लव वंस कंट्री, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स साउंड्स इन इंग्लिश इज इंडिकेटेड रिस्पेक्टिवली बाय। यहाँ पर आपको बताना है कि अंग्रेजी में स्वर और व्यंजन ध्वनियों की संख्या क्रमशः कितनी होती है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, 22-22, 5-39, 10-34 या फिर 20-24। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा 20-24, ऑप्शन नंबर चौथा हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पर क्या है, अंग्रेजी में वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, हमारी में 26 होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं उसमें 5 वोवेल्स और 21 क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्वनियों की अगर बात करें तो अंग्रेजी में कितनी ध्वनियाँ होती है, कुल 44 ध्वनियाँ इसमें होती है, जिसमें 20 स्वर ध्वनियाँ यानी वोवेल्स और वोवेल साउंड्स और 24 कॉन्सोनेंट साउंड यानी व्यंजन ध्वनियाँ होती है। तो पूछा क्या गया था आपसे, द नंबर ऑफ वोवेल्स, यानी वोवेल्स ध्वनियाँ कितनी होती है, हमारी 20 होती है, और कॉन्सोनेंट्स ध्वनियाँ होती है 24, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द डायरेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। दिए गए वाक्य का प्रत्यक्ष कथन आपको पहचानना है ना। अतुल इन्फॉर्म्ड हिज फ्रेंड दैट ही कुड मेक यूज ऑफ हिज बाइक व्हाइल ही वाज अवे। यहाँ पर चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से आपको प्रत्यक्ष कथन को यहाँ पर पहचानना है। अतुल ने अपने दोस्त को सूचित किया कि वहाँ उसकी अनुपस्थिति में उसकी बाइक का उपयोग कर सकता है ना। चार ऑप्शन आपके सामने। पहला ऑप्शन क्या हमारा, पहला ऑप्शन है हमारा, अतुल सेड हिज फ्रेंड, यानी अतुल ने अपने मित्र से कहा। अतुल ने क्या कहा, अपने मित्र से क्या कहा, यू विल मेक यूज ऑफ माई बाइक व्हाइल आई वॉज अवे। अतुल ने अपने मित्र से कहा, जब मैं बाहर रहूँगा तब तुम मेरी बाइक का उपयोग करोगे। सेकेंड ऑप्शन है हमारा, अतुल सेड टू हिज फ्रेंड यूज माई बाइक व्हाइल आई गो अवे, यानी अतुल ने अपने मित्र से कहा, जब मैं बाहर जाऊं तब तुम मेरी बाइक का उपयोग करना। थर्ड ऑप्शन है, अतुल सेड टू हिज फ्रेंड, यू कैन मेक यूज ऑफ माई बाइक व्हाइल आई एम अवे। अतुल ने अपने मित्र से कहा, जब मैं बाहर रहूं तब तुम मेरी बाइक का उपयोग कर सकते हो। फोर्थ ऑप्शन है, अतुल आस्क्ड हिज फ्रेंड, विल यू मेक यूज ऑफ माई बाइक व्हाइल आई एम अवे। अतुल ने अपने मित्र से पूछा, जब मैं बाहर रहूँगा क्या तब तुम मेरी बाइक का उपयोग करोगे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर तीसरा है ना, अतुल सेड टू हिज फ्रेंड, यानी अतुल ने अपने मित्र से कहा, यू कैन मेक यूज ऑफ माई बाइक व्हाइल आई एम अवे। मतलब अतुल ने अपने मित्र से कहा, क्या कहा, जब मैं बाहर रहूँ तब तुम मेरी बाइक का उपयोग कर सकते हो, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू सॉल्व हिज सम। यहाँ पर क्या करना है आपको, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द इनफ, है ना, यहाँ पर रेखांकित शब्द हमारा क्या है, इनफ है, इसमें हट गया है ना।
जो हमारा रेखांकित शब्द है इनफ, इसके भेद पहचानना है, पर पार्ट ऑफ स्पीच यानी इसके भेद पहचानना है, वहाँ इस सवाल को हल करने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान है ना। ही इज़ इंटेलिजेंट एनफ टू सॉल्व दिस सम, वहाँ इस सवाल को हल करने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान है। यहाँ क्या है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रपोजिशन है या फिर नाउन है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब है ना, ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस वन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट। यानी इसका अर्थ क्या हुआ, निम्नलिखित वाक्य में कर्ता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सब्जेक्ट आपको ज्ञात करना है। पहाड़ी की चोटी पर एक सन्यासी रहता है। यहाँ पर दे रखा है आपको ऑन द टॉप ऑफ द हिल, ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट। ये जो दे रखा है आपके सामने, इसमें से आपको पहाड़ी की चोटी पर एक सन्यासी रहता है, इसमें क्या करना है, आपको सब्जेक्ट ज्ञात करना है। सब्जेक्ट क्या है इसमें, द हिल है, हर्मिट है, ऑन द टॉप है या फिर ऑन द टॉप ऑफ द हिल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा, अ हर्मिट है ना। हर्मिट हमारा राइट आंसर होगा। एक सन्यासी है ना, एक सन्यासी क्या है हमारा, सब्जेक्ट है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, इन द फॉलोइंग सेंटेंस चेंज द वर्ब टू द पास्ट टेंस। यहाँ पर आपको पास्ट टेंस में चेंज करना है। सी हाइड्स हर फेस टू सैम। इन द फॉलोइंग सेंटेंस चेंज द वर्ब टू द पास्ट टेंस। सी, इसको पास्ट टेंस में आपको चेंज करना है। सी हाइड्स हर फेस टू सैम, है ना। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया को भूतकाल में बदले, है ना। वहाँ शर्म से अपना चेहरा छिपाती है, इसको आपको पास्ट टेंस में बदलना है। तो पास्ट टेंस में क्या होगा, हिडन होगा, हाइड होगा, हिड होगा या फिर हिडेड होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला, है ना, हिड। हिड यानी छिपाया, है ना। इसका सेंटेंस बनाया अगर तो सी हिड हर फेस फॉर सेम, उसने शर्म से अपना चेहरा छिपा लिया। यहाँ पास्ट टेंस में बनेगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अगला क्वेश्चन है, सॉरी, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। यहाँ पर आपको वाक्य को पहचानना है कि किस प्रकार का सेंटेंस है। हाउ वेल सी सिंग्स, हाउ वेल सी सिंग्स, यह किस प्रकार का वाक्य है, वहाँ कितना अच्छा गाती है, किस प्रकार का वाक्य है ना। डिक्लेरेटिव, इम्परेटिव, इंट्रोगेटिव या फिर एक्सक्लेमेटरी। यानी डिक्लेरेटिव का मतलब क्या होता है, कथनवाचक वाक्य। इम्परेटिव यानी आदेशवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य या फिर एक्सक्लेमेटरी यानी विस्मयादि बोधक वाक्य, है ना। तो यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगने से ही आपको पता होना चाहिए कि यहाँ कौन सा वाक्य हमारा एक्सक्लेमेटरी यानी ऑप्शन नंबर चौथा हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ विस्मयादि बोधक वाक्य है ना हमारा। हाउ वेल सी सॉन्ग्स, वहाँ कितना अच्छा गाती है, यहाँ विस्मयादि बोधक वाक्य है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा। अगला और लास्ट प्रश्न है हमारा इंग्लिश का, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा वाक्य यहाँ पर सही है। ही इज़ एन यूरोपियन सिटीजन, वहाँ एक यूरोपीय नागरिक है। एन 1 रूपी नोट एज रेयर टू फाइंड, 1 रुपये का नोट मिलना दुर्लभ है। आई डोनेटेड एन यूनिट ऑफ ब्लड, मैंने रक्त की 1 यूनिट दान की। एन FIR वाज लॉज्ड अगेंस्ट हिम, उसके विरुद्ध एक FRI दर्ज की गई। तो यहाँ पर आपको सही वाक्य को, सही सेंटेंस को पहचानना था कि सही सेंटेंस कौन सा है चारों में से। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा, है ना। एन FIR वाज लॉज्ड अगेंस्ट हिम। तो ये थे हमारे आज के 40 प्रश्न जो यहीं पर ख़त्म होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।